हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है? ओके। ओके। एडमिट कार्ड आ गए क्या आप लोगों के? क्या अभी नहीं आए? तो बस न्यूज आ रही है कि आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। ये वाला पेपर अटेम्प्ट किया था सबने? 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप में आ गया था ना आप लोगों के? आया था कि नहीं? यस सर। ठीक है, अटेम्प्ट करा था? यस सर। ठीक, वेरी गुड। चलो, करते हैं स्टार्ट। जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा ताकि आपके पास आपका टाइम बच जाए। पहला क्वेश्चन क्या था? If AP first term is given, sum of the first four term is this, sum of the next four term is this, sum of the first 20 term। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे को तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। एपी के डायरेक्ट सम के और इसके बेस क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। कहीं भी कैलकुलेशन एरर करोगे वो ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इस एपी में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म इज 3, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म इज 1/5। शुरू के चार टर्म का सम 1/5 है। मतलब सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म मतलब 5, 6, 7, 8, इसका सम आपको दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, सम ऑफ 1/5 टर्म्स, सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म का सम कैसे लिख सकते हो आप? शुरू के 8 में से शुरू के 4 को माइनस कर दे तो बची हुई 4 का सम आ जाएगा। हाँ है ना? बोलो। ये भी कर सकते हो दूसरे। द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, शुरू के 4 टर्म का सम इज इक्वल टू 1/टाइम सम ऑफ द नेक्स्ट फोर टर्म। नेक्स्ट फोर मतलब कौन सी होगी? 5, A5, A6, A7, A8। इसको लिखने का तरीका क्या है? A1 से लेके A8 में A1 से A4 क्या कर देंगे? माइनस, तो बची हुई आ जाएगी। तो वही लिखा है मैंने, S8 माइनस S4। तो यहाँ से आपके पास एक सेकेंड रिलेशन आ जाएगा। तो जगह 5 टाइम S4 इक्वल टू S8 माइनस S4, जगह 6 टाइम्स S4 इक्वल टू S8। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है आपको, यहाँ से डी आ जाएगा। ए की वैल्यू 3 रखोगे तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए पता है, डी पता है, फिर जो भी पूछा वो निकाल लेना। क्या पूछा गया? S20 के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन किया था, पूरा आंसर मैच करा था कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन। यस सर, C3 आ रहा था माइनस। हाँ, वेरी गुड, 3 आ रहा था, -1080। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जेई में, बस अच्छे से अटेम्प्ट करना है अपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पीएनसी का एक क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वर्ड्स द लेटर ऑफ द वर्ड्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड डॉटर such a way that vowels are not together, so that any vowels are not together। जैसे ही ये वर्ड पढ़ा आपने, any vowels are not together, इसको पढ़ के क्या दिमाग में किसको क्या क्या करना है इसमें? एक्चुअली बॉक्स में कर देंगे ना AEIOU को। बॉक्स में करना है कि गैप में? गैप में। गैप में, हाँ। वोवेल्स को साथ में नहीं रखना। तो मैंने आपको बताया था, जिन भी लोगों को साथ में नहीं रखना उनको गैप में बिठा दो। देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में आया होगा कि जिनको भी साथ में नहीं रखना है उनको आप क्या कर दो? गैप में बिठा दो। तो वोवेल को साथ में नहीं रखना तो वोवेल को गैप में बिठा दो। अब मेरे पास क्या क्या लेटर है उसमें? वोवेल कौन कौन से? ए, यू और ई, ये 3 मेरे वोवेल्स हैं। और बचे हुए लेटर कौन कौन से हो जाएंगे? डी, जी, एच, टी और आर। ठीक है, ये मेरे बचे हुए लेटर थे। तो इन बचे हुए लेटर के गैप्स में वोवेल को बिठाना पड़ेगा। तो पहले बचे हुए लेटर देख लेते कितने हैं। डी, जी, एच, टी, आर। कितने लेटर है मेरे पास? 5। तो बताओ जब 5 लेटर है तो कितने गैप्स हुए? 10, 6। नहीं 8। नहीं नहीं नहीं, 10 कहां से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक एक्स्ट्रा ही तो होता है हमेशा।
6 गैप्स हैं, हाँ है ना। Yes, sir. अगर Yes, sir. 5 लेटर 5 लोग हैं तो नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे? 6। ये आपके गैप्स है ना, इन दोनों के बीच में गैप मतलब बीच बीच की जगह। अब इनमें से मुझे कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? 3 वोवेल को बिठाना है, तो इनमें से कितने गैप सिलेक्ट करने? 3 सिलेक्ट करने, 3. है ना। 2 सिलेक्ट 3 गैप्स। तो 6 में से 3 गैप को सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? बोलो। अरे 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? 63. वेरी गुड। 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 63। तो आपने जगह सिलेक्ट कर ली, तो मान लो कोई भी 3 जगह सिलेक्ट हो गई, मान लो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब उन 3 जगह में इन 3 वोवेल को बिठाना है, तो इन 3 वोवेल को 3 जगह में बिठाने के तरीके कितने हैं? अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। 3 वोवेल को 3 जगह पे अरेंज करने के तरीके कितने? 3 फैक्टोरियल। अब ये कॉन्सोनेंट भी तो अपने आप 3 फैक्टोरियल को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं ना, तीनों वोवेल्स को। हाँ कहीं पे भी, मतलब बेसिकली आप पहले 3 जगह सिलेक्ट करोगे, उन 3 जगह में 3 वोवेल को बिठाना है, तो 3 लोगों को 3 जगह पे बिठाने के 3 फैक्टोरियल तरीके। पहले सिलेक्शन करेंगे, फिर अरेंजमेंट, ठीक है। और गैप्स में ही बिठाना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये जो 5 कॉन्सोनेंट है, इन 5 कॉन्सोनेंट को आपस में अपने आपस में अरेंज होंगे, ये गैप्स में नहीं अरेंज होंगे। इनकी जो 5 जगह है, इन 5 जगह में 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, तो 5 जगह में 5 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? इससे आप अपना आंसर निकाल लोगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। 3 फैक्टर से 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालना। क्लियर है? देखो ये भी क्वेश्चन डूएबल था, डायरेक्ट था, है ना। टोटल बोलो। माइनस टुगेदर कर सकते हैं। नहीं, टोटल माइनस टुगेदर इसलिए नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये करा कि टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर जिसमें सारे साथ में हो, तो आपका फिर वो ना वो तरीका नहीं आ जाएगा जिसमें मान लो 2 साथ में हो। जैसे मान लो ये 2 AU और E, ये तरीके भी इसमें काउंट हो जाएंगे। और ये अलाउड है क्या? समझ में आ रहा है? आपको कोई भी साथ में नहीं चाहिए। आप टोटल में से तीनों साथ वाले तरीके माइनस करोगे तो ये वाला 2 साथ वाले भी आ जाएंगे। आपको क्या बोला गया कि एनी वोवेल आर नॉट टुगेदर, कोई भी वोवेल साथ में नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गैप में ही बिठाना पड़ेगा। वो वाला कब करते हैं? देन ऑल द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। अगर यहाँ पे वर्ड होता ऑल, ये भी आया था एक क्वेश्चन जेई में जनवरी या किसी एक अटेम्प्ट में, अगर ऐसा वर्ड होता ऑल द वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, तब आप क्या करते? टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस करते जिसमें सारे साथ में, अगर ऑल वर्ड होता तो। ये क्वेश्चन भी एक जेई में आया था, बट जिसमें आंसर आ रहा था। आंसर आ रहा था, हो सकता है आ रहा हो, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि उसमें फिर आपके 2 वाले भी काउंट हो जाएंगे ना। सर आप समझ पा रहे ओके हो? सर। सॉल्व टोटल करके तरीकों क्या में आ से अगर रहा आप है? वो टोटल तरीकों में से अगर आप वो तरीके माइनस कर जिसमें सारे साथ में, तो उसमें वो भी तो काउंट होगा जिसमें 2 साथ में, और हमको दोनों भी तो साथ में नहीं चाहिए, एक भी साथ में नहीं चाहिए, तो आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा फिर जिसमें 2 साथ में। क्लियर है? सर समझ इस में आया? वाले से आंसर आ रहा है? सर इस वाले से आंसर गलत आ रहा है। कितना आ रहा है? वापस पढ़ो क्वेश्चन। in how many words can be formed from the word daughter such that any vowel are not together? Any vowels are not together. कोई भी वोवेल साथ में नहीं होना चाहिए, तो गैप में तो बिठाना सर पड़ेगा। इसमें तो फिर 8 फैक्टोरियल में से माइनस करेंगे ना सर वोवेल्स टुगेदर को। मतलब सर 8 फैक्टोरियल से हम पे टोटल है वोवेल्स टोटल को मिलाकर, तो उसमें से फिर हम माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। नहीं नहीं नहीं, तो वो समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो। उसमें सारे वोवेल साथ में नहीं रखना चाह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन उसमें अगर 2 वोवेल साथ में, वो चलेगा कि सारे, इन्होंने ये वर्ड मेंशन करना चाहिए था कि ऑल वोवेल्स टुगेदर या एनी वोवेल टुगेदर। इसका मतलब क्या समझते हो? देखो आप जो बता रहे हो ना, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ऐसा होता, अगर वर्ड यहाँ पे ऐसा होता कि ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है, अगर ये वर्ड होता तब हम क्या करते हैं कि सारे वोवेल्स अगर साथ में नहीं चाहिए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है? टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस करने पड़ते जिसमें सारे वोवेल साथ में हो। तो टोटल तरीके ऑफकोर्स आपके 8 वर्ड है, तो टोटल तरीके आपके कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। और सारे वोवेल साथ में मतलब वो बॉक्स मेथड, उसमें से 3 वोवेल अगर साथ में कर दिए और बचे हुए को अलग कर दिए, तो ये टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो इससे आपका आंसर आएगा। तो ये तब अपनाते हैं जब यहाँ पे वर्ड ऑल होता, ठीक है, कि ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया है? एनी वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब कोई भी जो वोवेल है वो साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब अब इसमें क्या है ना, इसमें सारे वोवेल साथ में नहीं, लेकिन 2 वोवेल साथ में, इसके अंदर जो अकाउंट होगा उसमें ए और यू ये दोनों साथ में आ जाएंगे।
और ये वाला इसके अंदर काउंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो, इससे आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो इन्होंने फिर क्वेश्चन में गड़बड़ करी। अब आपको याद रहेगा, सुनना अच्छे से, अगर ये वर्ड ऑल रहेगा तो ये तरीका अपनाना, ये बात ध्यान रखना। ये ऑल वाला क्वेश्चन भी आया था आपके जेई के किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड रहेगा तो वॉवेल्स को साथ में नहीं रखना, फिर आपको गैप में बिठाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? बोलो, क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका हो सकता है। आंसर इन्होंने, क्योंकि ये हो सकता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन को लिखने में तो गड़बड़ी कर दी है। और यहाँ पे वर्ड अगर ऑल होगा तो ही ये तरीका अपनाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, पुरानी शीट में से हो सकता है क्रॉप किए गए हैं जहाँ पे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या था? टू bias dies are thrown, die one has one on two faces, दो तरह के डाई हैं। इसके क्या क्या है? वन वन, टू ऑन टू फेसेस, दो फेसेस पे टू है, एंड थ्री ऑन फोर ऑन अदर फेसेस, बच्चे भी दो फेसेस पे थ्री और फोर है। ये डाई वन है आपका। एक और डाई है, डाई टू है, टू ऑन टू फेसेस, फोर ऑन टू फेसेस, वन एंड थ्री ऑन अदर फेसेस, ऐसा कुछ है, ठीक है। Probability that on throwing this die we get a sum 4 or 5, तो सम 4 और 5 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों डाइस को थ्रो किया गया है तो सम 4 और 5 मिले, तो सम या तो आप काउंट कर लो 4 और 5 कितनी बार आएगा, तो कितने फेवरेबल आउटकम और कितने टोटल आउटकम, ठीक है। आपको नहीं समझ में पड़े, यहाँ पे वैल्यू रख दो सारी की। देखो डाई वन की वैल्यू यहाँ ऊपर रख दो, डाई टू की वैल्यू नीचे रख दो। तो डाई टू में क्या क्या, 1 3, सॉरी सीरियल वाइज रख देते हैं। 1 के बाद 2 2 है, फिर एक बार 3 है, 2 बार 4 है, ये डाई 2 है मान लो। और डाई 1 के मैं ऊपर रख देता हूँ 1 1 2 2 3 4। अब इनके सम हम लिख देते हैं, ये सम कितना आ रहा है, ठीक है। तो सम कैसे करोगे? रिपीट वाले क्यों लिखेंगे? क्यों रिपीट तो लिखना पड़ेगा ना, वो दोनों अलग अलग पोजीशन पे है ना। जैसे मान लो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग ही तो काउंट होंगे, अच्छा अच्छा, है ठीक ना। क्योंकि वो ऐसा थोड़ी कि वो तो अलग अलग पोजीशन पे है ना। अब इनका सम कितना होगा? इनका सम में लिख रहा हूँ, पहले इन सब में 1 ऐड कर दो कि ऊपर वालों में, तो कितना आ जाएगा? 2 2 3 3 4 5, फिर इन सब में 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? सेम यहाँ पे हो जाएगा। 3 ऐड करोगे तो ये एक एक बढ़ जाएगा, 4 ऐड करोगे तो एक और बढ़ जाएगा। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, है ना। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमेशा की तरह 36 है ना। यस सर। आपके फेवरेबल कितना आएंगे? इवेंट 3 4 और 5, तो सम 4 और 5 कितनी बार आ रहा है? 4 कितनी बार आ रहा है पहले वो काउंट कर लेते हैं। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं है क्या? तो 4 7 बार आ रहा है एक तो, और 5 कितनी बार आ रहा है देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और कहीं तो नहीं है, 9 बार आ रहा है। इनका सम कितना आ जाएगा? 16, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/9। क्लियर है? फंडामेंटल क्वेश्चन था। यस सर। जनरली हमको नॉर्मल डाई देते हैं, इस बार थोड़े अलग डाई दे दिए,
अब डाई पे वाले रिपीट हो रहे हैं लेकिन वो अलग अलग फेसेस में, तो हमको इस तरह से काउंट, फेवरेबल टोटल कितने होंगे 36 और फेवरेबल मेरे इस तरह से आते हैं 4 या 5 किए था, तो 4 वाले और 5 वाले फेवरेबल काउंट कर लिए अपॉन टोटल आउटकम, तो आपका आंसर आ जाएगा 16/36। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। नेक्स्ट देखो ये भी स्टैंडर्ड ही था, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 12, 13, 5, 13 आपको पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना? यस सर। सर 12, 13 और 5 का। अब यहाँ पे बाहर कॉस इनवर्स है तो मैं कोशिश करूंगा अंदर भी कॉस का फॉर्मूला बने, तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला क्रिएट कर, अब देखो या तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं या तो इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखूं इसको मैं ताकि मेरा कॉस क्रिएट हो? कॉस थीटा के साइन थीटा? cos थीटा। कॉस थीटा। इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो और उसी ट्राइंगल का ये साइन थीटा होगा, तो कॉस थीटा अगर होगा तो ये आपका बेस 12 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, इस साइन थीटा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a minus b। कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा है, थीटा माइनस एक्स कुल भी, कॉस के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये सोचना क्या है डायरेक्टली बाहर आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता करेंगे कि बाहर आएगा कि नहीं आएगा? एक्स के बारे में कंडीशन क्या गिवन है? π/2 से पाई लाई कर रहा है ना? यस सर। और थीटा भी मेरा 0 से π/2, तो इनका जब मैं डिफरेंस लूंगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है π/2 से पाई, और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो कहीं ना कहीं वो 0 से पाई के बीच में आएगा, है ना? जो भी आंसर आएगा डिफरेंस लेने पे तो 0 से पाई उससे ज्यादा थोड़ी जाएगा, पाई से ज्यादा थोड़ी जाएगा, है ना? सॉरी एक्स माइनस थीटा, नॉट थीटा। अगर एक्स और थीटा का मैं डिफरेंस लूंगा तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा, ये बात दिमाग में आती है समझ में? यस सर। ठीक है, तो अगर मेरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग अगर 0 से पाई में, तो क्या डायरेक्टली बाहर आ सकता है ना? अब थीटा, थीटा अपन को ऑप्शन में क्या दिया, टेन इनवर्स के टर्म्स में, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा? 4/5। 5/12। 5/12। तो थीटा को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 5/2। अब देखो आसान था कि नहीं था? यस सर। हाँ, आपके सामने किया मैंने, ये शुरू के 4 क्वेश्चन में यहाँ पे देखो फंडामेंटल था, यहाँ पे भी आप देखोगे कि पहले कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रॉपर्ली सोचा बाहर निकाला, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट फंडामेंटल क्वेश्चन आया। ऑप्शन टेन इनवर्स की टर्म्स में नहीं था, टेन इनवर्स की टर्म्स में कर लिया। यहाँ पे भी ध्यान रखना, इन्होंने हो सकता है गलत दिया, आपको तरीका ये याद रखना, नीचे वाला यही सही है, अगर वहां पे ऊपर वर्ड ऑल आएगा तो वो तरीका अपनाना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो ये सारे 11 के क्वेश्चन और एक दो 12 के क्वेश्चन, दोनों इजी प्रकार के। अब देखो एक और आपको पता है इक्विवेलेंस से जनरली एक ही क्वेश्चन पूछते ही हैं, ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखा है, सेम क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। A relation defined on 1, 2, 3, 4. How many ordered pairs should be added to make it equivalence? ठीक है, इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए कितने इसमें ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा, तो जल्दी से देख लो। इसमें ऑलरेडी क्या है 1,2, 2,3 और 3,3 ऑलरेडी है। सर 1, 1 एंड 2, 2 ऐड करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक करके हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? 1, 1, 1, 1 एंड 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2 ऐड करना पड़ेगा, 4, 4। सारे ऐड करने पड़ेंगे ना। हाँ मतलब बेसिकली 3 3 तो पहले से ही है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, हर एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, ध्यान रखना। सेट ए पे डिफाइंड, सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना पड़ेगा। तो 3 3 ऑलरेडी है, तो एक्स्ट्रा आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 1,1, 2,2 एंड 4,4। तो ये 3 एलिमेंट तो ये होगा आपके। इसके बाद अगला आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो 1,2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2,1 आना पड़ेगा, 3,2 रखना पड़ेगा, ठीक है। 3,3 तो हमने खुद दिया। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब ट्रांजिटिव का सोचते हैं। ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको एक एक की मैपिंग देखनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1,2 से। 1, 3, तो 1,2 का किसके साथ देखोगे, जो एलिमेंट 2 से 2, स्टार्ट हो रहे थे, 3, तो कौन कौन है, 2, 3। तो इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बन जाएगा, 1, 3। 3, 1, 1, 3 ना, तो क्या 1, 3 प्रेजेंट है? नहीं है, तो 1, 3 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जैसे ही 1, 3 ऐड किया, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल भी हाथों हाथ ऐड करो।
क्योंकि सिमेट्रिक तो होना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. जैसे ही 1 3 ऐड किया हाथों हाथ 3 1 भी ऐड कर दें, क्योंकि सिमेट्रिक तो यूं भी रखना ही है। तो ये 1,2 का काम हो गया। और कोई है कि जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? और कोई नहीं। 2,2 से देखने की जरूरत नहीं है, जो सेम एलिमेंट है उसके साथ ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आएगा। इसका काम हो चुका है। अगला चेक करो 2,3 का। 2,3 का चेक करेंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,2, तो उससे तो अपने आप बन जाएगा। 3,2 से क्या बनेगा? 2,2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। और कोई है क्या 3 से स्टार्ट होने वाला? हाँ, 3,1 है। 3,1 से देखोगे तो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 2,1। 2,1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। और कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है? और कोई नहीं, इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट 3,3 इनके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला चेक करोगे 2,1 के साथ, तो 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? 1,3। इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 2,3। 2,3 है क्या? Yes, sir. हाँ, ऑलरेडी है। ठीक है। और कोई है कि जो 1 से स्टार्ट हो रहा है? इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हमने चेक कर लिया। अगला चेक करो 3,2 के साथ, तो 3,2 का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा? 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से 2,1 स्टार्ट हो रहा है और 2,3 स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो आ जाएगा। ठीक है, और 2,2 से चेक करने की जरूरत नहीं। तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,1। 3,1 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसका भी बन गया 3,1। 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 1,2 और 1,3। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,2। 3,2 प्रेजेंट है ऑलरेडी, 3,3 ऑलरेडी प्रेजेंट, इसका भी बन गया। लास्ट चेक कर लेते हैं 1,3 के साथ। 1,3 से देखेंगे 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,2 और 3,3 और 3,1। इनका क्या बनेगा? 1,2। 1,2 प्रेजेंट है क्या? हाँ, प्रेजेंट है। और इसका क्या बनेगा? 1,1, वो भी प्रेजेंट है। तो हो गया काम। क्या आपको एक्स्ट्रा कितने ऐड करने पड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नीड टू बी एडेड। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो शुरू के 5 क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो। मल्टीनोमियल से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाइनोमियल से बहुत लेंदी जाएगा। किसी ने किया था ये क्वेश्चन? किसी का आंसर मैच किया था क्या? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में, खासकर आपके लेवल पे, क्योंकि ये शुरू के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इन 5 को अगर आप प्रॉपरली कर लोगे तो आपका 92% 90% तो आराम से क्रॉस हो गया 5 क्वेश्चन से। अब ये क्वेश्चन, इसमें 3 टर्म एक्चुअली। ठीक है, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें आपको थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा। जनरल टर्म लिखने के लिए या तो मल्टीनोमियल अप्लाई करोगे या फिर इसको बाइनोमियल में अप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सर बाइनोमियल बहुत लेंथी हो जाएगा। लेंथी जा रहा था ना। ठीक है, तो इसको आप स्किप ही कर दो क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही है। ठीक है, सर अब मल्टीनोमियल से बता दीजिए। मल्टीनोमियल अभी नहीं, वो पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा, लेक्चर ही निकल जाएगा। ठीक है, मल्टीनोमियल हमने ठीक है। करा ही नहीं है ना, क्योंकि जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं एक्चुअली। तो कभी भी आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत रेयर है, कभी कभी आएगा, किसी किसी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी आता है, बाकी नहीं आता है। मल्टीनोमियल अभी हम जब एडवांस के सेशन करेंगे वहां पे मैं सीखूंगा। अब तो ये क्वेश्चन आसान था, डुएबल था। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है z/z प्लस आयोटा इक्वल टू रिप्रेजेंट सर्कल विद सेंटर P। ऐसे क्वेश्चन करके आना। और आपको मैंने बहुत बार बताया क्लास में, जब भी ऐसे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आया, कुछ भी समझ में नहीं आए तो z को x प्लस आयोटा y रख दो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, z की जगह क्या रख दो? x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे अगर आप मॉड को प्रोडक्ट में डिवीजन में अलग अलग कर सकते हैं, तो मॉड z अपॉन मॉड ऑफ z प्लस आयोटा इक्वल टू 2, z मतलब x प्लस आयोटा y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे भी रख दोगे तो x प्लस 1 प्लस y आयोटा का मॉड। चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओपन करोगे तो सर्कल मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सब्सट्रैक्ट वगैरह करोगे एक बार चेक करना, यही आएगा। ठीक है, पूरे को 3 से डिवाइड कर देना, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4/3 इक्वल टू 0।
बताओ इसका सेंटर क्या होगा? सर्कल मिल गया हमको, सेंटर क्या होगा? सेंटर कैसे निकालते? जनरल इक्वेशन से। ये तो फंडामेंटल है, पता होना चाहिए सबको, जल्दी बताओ। जनरल सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो। सर x square plus y square equals to a square. नहीं देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, बता ध्यान रखना। आप अगर जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा आपका सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। तो उसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या सिखाया था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दो, साइन चेंज कर दो। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ √g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c। ये पता होना चाहिए सबको, आप याद रखना, ठीक है, भूलना मत। प्रोवाइडेड यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है। अब यहाँ पे जी का टर्म नहीं है तो जी वाला टर्म नहीं है तो 0, और जो वाई का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और आगे साइन चेंज करना है। आपका सेंटर आ जाएगा 0, माइनस। ये आपका पॉइंट पी है। पॉइंट पी का 1,5 से बस डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? यस तो सर। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत इजी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। ऐसा मत करना एग्जाम में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल देखिए और छोड़ के आ गए। एक्स प्लस आयोटा वाई रख के ट्राई करना, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, मैग्नीट्यूड आपको सबको पता होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्कल मिला, सर्कल का सेंटर निकाल लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी हर चैप्टर का फंडामेंटल एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि उसका इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर। चलो और क्या क्या आए थे? हाँ, एक तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये डोमेन वाला एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने? कौन सी वेराइटी है? यस सर, कौन सी वेराइटी? लीनियर है। हाँ वेरी गुड, लीनियर। ये 12th के ऐसे जो लीनियर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरली लीनियर पे ही पूछे जा रहे हैं। बस आपको इंटीग्रेशन के फंडामेंटल फॉर्मूले पता होना चाहिए। इनको आप अलग अलग कर लेना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको उधर भेज दोगे, ये प्लस में चल जाएगा, ये माइनस में, ये आपका पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लीज ट्राई करना वापस। पिछले सेट में भी हमने देखा था कि लीनियर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 2023-24 में भी एक बार आया था। याद करो इसको करने का तरीका कैसे सिखाया था। किसको टी मानोगे? बोलो। -1 upon x plus 15। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 को टी मान लोगे। वेरी गुड, क्लियर है। वापिस से एक बार सब लोग अटेम्प्ट करना। ओके सर। सर इसका क्लास में फर्स्ट स्टेप बता दीजिए। इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आप जैसे इसमें बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 को टी मानोगे, तो अभी भी जो स्मॉलर फ्रैक्शन हो रही है इसको टी मान लेना। इससे तो होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो u बाई वी रूल लगेगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है, dx इक्वल टू dt। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x x कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। तो बेसिकली 16 अपॉन x प्लस 15 का होल स्क्वायर dx, इस वैल्यू को आप dt लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम आ गए। अभी हमको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये क्रिएट करोगे क्वेश्चन आपका इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे क्रिएट करोगे? अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उतारो ढंग से। x माइनस 1 की पावर 11/13, x प्लस 15 की पावर 15/13 ऊपर 1 dx। अब ध्यान से सीखो, मुझे क्या चाहिए? x प्लस 15 का होल स्क्वायर। dt क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? x प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। x प्लस 15 के होल स्क्वायर से नीचे डिवाइड किया और नीचे ही क्या कर दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। क्लियर है? इसके अलावा मुझे क्या की रिक्वायरमेंट है? 16। तो 16 से मल्टीप्लाई किया और 16 से ही बाहर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप ये करोगे, अब आपको यहाँ पे ये जो टर्म है पूरा, ये पूरा टर्म किसके बराबर है? dt के बराबर। तो ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे को भी t में कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे है x माइनस 1 की पावर 11/13। यहाँ पे देखो बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 15/13 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -11/13। Yes, sir. -11/13 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +11/13। तो ये दोनों पावर कॉमन आ जाएगी, और वो कॉमन पावर को आप क्या बोल दोगे, t, है ना। तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15 की होल पावर 11/13, और इसको हमने क्या माना था, t माना था, इसको हमने क्या माना था, t। तो आपका क्वेश्चन जो बेसिकली बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t की पावर 11/13 dt। अब यहाँ पे t की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप अगर नोट्स देखोगे वहां पे आपको पहले भी दिया था, इस बार भी दिया था, अभी रिवीजन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसको टी मान के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर देखोगे जब मैंने आपको ये अक्टूबर में पढ़ाया था इंटीग्रेशन, वहां के भी नोट्स खोल के देखोगे सेम वेराइटी पे क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप। कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन था, तो कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन कभी कभी इजी लेवल का आ जाता है। कंटिन्यूटी में आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों आपस में क्या होगी, बराबर। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों के तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो ऑलरेडी गिवन है 4 के बराबर, ठीक है। आपको बस LHS RHS को इक्वेट करना है, तो LHS निकाल के दिखा देता हूं एक बार। LHS मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट साइड से लेस देन 0 में फंक्शन कौन सा, ये वाला, साइन ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। Yes, sir. तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, साइन ऑफ k1 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ k2 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स, और x 0 की तरफ जा रहा है। याद करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जल्दी से बता दो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इस साइन सर वाला k1 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, Very good. और साइड भी जो साइन के अंदर फंक्शन है जो 0 की तरफ जा रहा है, सेम नीचे क्रिएट कर दो। तो k1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी k2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, k2 माइनस 1 से डिवाइड। तो ये आपका पूरा जो बचा हुआ फंक्शन है, ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, हाँ, है ना। यस सर। यस सर। आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ k1 प्लस 1 प्लस k2 माइनस 1, तो बेसिकली बनेगा ट्वाइस ऑफ k1 प्लस k2। ये आपका LHL आ गया, और ये वैल्यू आपकी किसकी बराबर होगी, 4 के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से वो सेकंड वाला लॉग वाला सॉल्व करोगे, RHL, वहां से k1 k2 में दूसरी इक्वेशन आएगी, और फिर आपको k1 k2 निकालना पड़ेगा। अब RHL देख लो एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2/x ln ऑफ 2 प्लस k1 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस k2 इंटू एक्स। अब अगर आप x को 0 रखते हो तो log भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बनता है, तो 0/0 फॉर्म। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, कोई प्रॉपर्टी लग सकती है या फिर क्या करें, बताओ। ये वाला लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, सर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया था। ठीक है, ऊपर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगा के देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में तो x है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, है ना। न्यूमरेटर में log का टर्म है, इस log का डिफरेंस 2 तो ऐसे, उसको तो ऐसे रहने दो। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इनटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन में वापस u/v रूल लगेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब x को 0 रख के देख लो,
x को अगर 0 रखोगे तो नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1, तो ये वाला 2 एज इट इज, ये आपका 1 बचा, और ये बचा हुआ टर्म भी देखो क्या बनेगा, ये 0 ये 0, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 2k1 माइनस 2k2, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। और नीचे ये 0 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, उसमें भी 2 2 कैंसिल, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा k1 माइनस k2, हाँ है ना। यस सर। और ये RHS में आपका 4 के बराबर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगी, k1 माइनस k2 इक्वल टू 4, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहाँ से k1 k2 आ जाएगा। तो देखो लिमिट्स मतलब बेसिकली लिमिट और कंटिन्यूटी का एक फंडामेंटल क्वेश्चन आया था, अभी आपने बोर्ड्स भी किया है तो थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान होगा ही, तो कभी क्वेश्चन है तो छोड़ के मत आना, एक बार अटेम्प्ट कर लेना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करना। तो ये क्वेश्चन भी डूएबल था, तो आपने अगर देखा होगा लगभग 6 क्वेश्चन तो ऐसे थे इस पेपर में जो हम कर सकते थे, ठीक है। अब पैराबोला का क्वेश्चन है, अब कोई कोई बच्चे पैराबोला को देख के छोड़ देते हैं, एक बार ट्राई करो, क्या पता फंडामेंटल क्वेश्चन है तो हो जाए, नहीं होगा तो छोड़ देना। कोई भी क्वेश्चन कम से कम 30 सेकंड पढ़ के देखो, हर बार मैं बोल रहा हूँ हर क्लास में, डायरेक्टली मत छोड़ो, कम से कम 15 से 30 सेकंड उसमें दो। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रख के हो जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे लाइन इंटरसेक्ट द पैराबोला, पैराबोला है कोई मान लो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4y, कोई लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही 2 पॉइंट पे ए और बी पे, डायग्राम बना लिया करो हर बार, उसी से आपको चमकेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। फिर क्या बोला गया, एट ए एंड बी then at the vertex of the parabola the line segment AB subtend an angle। अच्छा, इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है उस पे ये दोनों कितना एंगल सबटेंड करेगी ये पता करना है। अच्छा, है तो ये स्टैंडर्ड पैराबोलिक, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, 0,0। 0 ओरिजिन ही तो होगा, है ना। तो Yes, sir. बेसिकली आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का कौन सा फॉर्मूला सिखा रखा है, रटा होगा, बचपन से ही रटा है, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, tan theta equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2। वेरी गुड, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, या m2 में जो करना हो कर लो, मॉड है अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर स्लोप पता चल जाए तो काम हो जाएगा, दो लाइन के बीच में एंगल, ये फॉर्मूला तो हर बार यूज करते हैं, इसको ये वाला तो पता होना चाहिए सबको। अब स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट पता होना चाहिए, तो एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, कैसे भी करके अगर ये ए और बी आ गया तो काम बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन में निकालना क्या, ए और बी कोऑर्डिनेट। अब बताओ ए और बी कैसे निकालोगे, अरे बताओ। सर एक्स एंड वाई, दोनों ये में जो से। पैराबोला की इक्वेशन है और ये हाँ, जो लाइन की इक्वेशन है उसको वेरी सॉल्व। गुड, बहुत बढ़िया। लाइन एंड पैराबोला दोनों को साथ में सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या, इसमें कोई पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है क्या, दो कर्व को सॉल्व करके एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लगवा दिया। अब ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम 11th में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो है ना। Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन भी छोड़ने लायक नहीं था, आपके सामने जेई का पेपर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर आपका पेपर इजी मीडियम लेवल का है तो थोड़ा सा अच्छे से मैथ्स को अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। सॉल्व लाइन एंड पैराबोला टुगेदर टू गेट ए एंड बी, ठीक है, दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी मिल जाएगा। ए और बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर स्लोप निकाल लेना m1 m2, इसका स्लोप है मान लो m1, इसका स्लोप है m2। स्लोप निकालने का भी फॉर्मूला पता होगा आपको, अगर पॉइंट्स पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे स्लोप आ जाएगा, यहाँ अप्लाई करना tan थीटा आ जाएगा, ठीक है, कर लेना एक बार ट्राई। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, आजकल डिफरेंशियल इनका फेवरेट टॉपिक हो गया। पिछले सेट में भी हमने देखा था दो डिफरेंशियल के क्वेश्चन आए, इस सेट में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो क्वेश्चन आ गए। और द कर्व passes through 0,5 and this दो पॉइंट दे दिए कर्व के ऊपर, satisfy the differential equation 2 into 3 plus y e की पावर 2x dx इक्वल टू 7 प्लस e की पावर 2x dy। कौन सा वेराइटी है, कौन सी वेराइटी है, अरे सर तीन ही तो ये उसमें। वेरिएबल सेपरेशन। वेरी गुड, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल क्लियरली सेपरेट दिख रहे हैं। यस सर।
इतना टाइम कैसे लग रहा है आपको? पेपर अटेम्प्ट करके आए फिर भी नहीं बता पा रहे हो? अब देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के आसान क्वेश्चन आए कि नहीं आए, तो ये 8वां आसान क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेट करना, बस फंडामेंटल इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे एलएचएस का? दिख रहा है? जल्दी बताओ। सर मुझे तो नीचे टी वाले ले को टी लेंगे। ले लेंगे। की पावर फिर टू इसको एक्स टी मान लेना, हो गया। ये लॉग का इंटीग्रेशन आसान है कि नहीं है? कांस्टेंट Yes. ऑफ इंटीग्रेशन आएगा 0,5 सेटिस्फाई करना, उससे कांस्टेंट सी आएगा, फिर एक्स की जगह log 2 रख के के निकालना है। सॉल्व जरूर करना, फाइनल आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है? देखो ये भी क्वेश्चन डुएबल था। एक और एपी का दूसरा एक और क्वेश्चन आ गया। एक द फर्स्ट टर्म, अच्छा ये तो मैंने कर लिया, सॉरी। अब देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन वापस से वही पिछले सेट में भी आया, इस सेट में फिर से आ गया। अरे बोलो। यस सर। क्लास में चिल्ला चिल्ला के सिखाया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन आएंगे, फेवरेट है। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट Q। Q आपको दिया हुआ है, पिछली बार इमेज निकलवाई थी और लाइन के ऊपर पॉइंट निकाल के ट्राइंगल का एरिया निकाला था। इस बार क्या बोला इन्होंने कि एक तो P एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको पता है कैसे निकालते थे P, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द R। एक R कोई दे दिया, उसका कोऑर्डिनेट भी डायरेक्ट दे दिया। ये तो और आसान क्वेश्चन था पिछली बार से। R कोई पॉइंट है 3 - 2 1, इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। आपको P निकालना है। बेसिकली क्या निकालना है? पहले P आता है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, कल Yes, सिखाया sir. था, ठीक है? पहले पॉइंट P लाइन के ऊपर अज्यूम कर लेना इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। QP वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 से इक्वेट कर देना, उससे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा से पॉइंट P आ जाएगा। फिर ट्राइंगल के अगर 3 कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर दोगे, एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी डूएबल था। देखो एक और क्वेश्चन मैंने कल एक और आपको बताया था, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड दिखे, ठीक है? तो ऐसा एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, पढ़ो एक बार ध्यान से। लेट ट्राइंगल PQ और विथ वर्टाइसेस गिवन, उनका एरिया दिया आपको पहली बात तो 5,4 -2,4 A, B। इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 35। तो आपको एरिया का एक तो फॉर्मूला अप्लाई करके ए और बी में रिलेशन आएगा। तो अगर दो दो कोऑर्डिनेट्स पता तो एरिया का कोई फॉर्मूला होता है, याद है क्या? सर हाफ वो मॉडल्स के अंदर x1 y1 1 x2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वेरी गुड, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये पूरे मॉड भी ले सकते हो या फिर मॉड को प्लस माइनस ओपन कर सकते हो, है ना? ये आंसर पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा ए और बी में। आगे आगे क्या बोला? इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड आर दिस इन दिस, तो सी और डी भी निकालना। अब ऑर्थो सेंटर से इक्वेट करना है। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, तो और जब भी आपको ऑर्थो सेंटर दे, एक ही तरीका होता है। ऑर्थो सेंटर जब भी दे तो यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा उसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, फिर यहां से परपेंडिकुलर इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है? क्योंकि आपको ओ पता है, तो सबसे पहले आपको ए और बी निकालना है, उसके बाद सेंट्रोइड आएगा। तो ए और बी निकालने के लिए ऑर्थो सेंटर उन्होंने दे दिया। तो ऑर्थो सेंटर का यूज कैसे करेंगे? स्लोप ऑफ PO line multiply by slope of QR line, the product of the slope equal to -1। और दूसरी इक्वेशन slope of QO line multiply by slope of PR line, इनका भी प्रोडक्ट -1। ये दो इक्वेशन, यहां से आपके पास ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ए और बी आने के बाद आप सेंट्रोइड आसानी से निकाल सकते हो, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। जो भी सेंट्रोइड आएगा CD, आपको C + 2D निकालना है। देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, है ना? फंडामेंटल पता होता तो ये क्वेश्चन भी डूएबल था। और आपको मैंने क्लास में बताया है, ऑर्थो सेंटर जब भी आए एक ही तरीका होता है ऑर्थो सेंटर को यूज करने का, M1 M2 -1। ये आपको समझ में है ऑर्थो सेंटर का यूज कैसे किया है? Yes, sir. आपको क्लैरिटी है? आप क्लास के नोट्स में देखना, यही चीजें सिखाई बच्चों, इतना ही करने पे काम हो रहा है अपना। ये कर लिया हमने। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया था, ये भी अटेम्प्ट जरूर करा करो। ट्रिग्नोमेट्री देखो, या तो हो सकता है टफ क्वेश्चन आए, हो सकता है इजी आ जाए। वो जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। और 2-3 अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं कि ये तरीका अपना लो। आप बताओ क्या करें इसमें?
बोलो कुछ तो सोचो। cos by sin में फिर करके फिर मल्टीप्लाई करा दो। हाँ, जब जो कॉट में तो कुछ समझ में आता नहीं है अपन को, कॉट में क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, तो इसको कॉस साइन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे क्लियर है। इसके बाद Yes sir. चेक कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन है, ये पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी आई थी। अब बताओ, Yes sir. अब तो पूरा दिख गया होगा आप लोगों को। साइन 70 से साइन 70 उड़ गया, ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? cos a plus b. cos A plus B. अब कॉस 80 80 को ऊपर 80 है ना और नीचे 10 है, अब क्या करें? नीचे साइन 10 है सर। नीचे सर, साइन, sin हाँ हाँ 10 सॉरी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो हो गया सॉल्व, तो कुछ बचा ही नहीं कुछ। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉस 80 को साइन 10 लिख सकते हो। यस सर। Yes sir. क्या बचा हुआ है? ये किया था आपने, ये छोड़ Yes दिया sir. था। देखो आपके सामने कॉस साइन में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इतने पैनिक रहते हैं कि या तो सोच नहीं पाएंगे या फिर छोड़ के आ जाएंगे। इसलिए इसलिए हम हर सेशन में आपको मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, भाई काम रहना वहाँ पे। जितना कूल काम हो के बिना मेंटल प्रेशर लिए जाओगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज अगर प्रेशर रहा, मेंटली प्रेशर रहा, दिमाग पे डर रहा या पैनिक हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। अब इस पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, आराम से 98% लाए जा सकते इस पेपर में, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या कहते हैं इसका, स्टैटिस्टिक्स का। बस गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारो, पढ़ो ध्यान से। मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 12 स्टूडेंट्स, all the students of the class 12 are present in the frequency distribution with class of equal weight, ठीक है। Let the median of this group data is 14। तो क्या गिवन है, गिवन उतारा मीडियन, ग्रुप डेटा है तो मीडियन की वैल्यू गिवन है 14, ठीक है। विद मीडियन क्लास, अच्छा मीडियन क्लास भी दी थी, बहुत बढ़िया। मीडियन क्लास क्या है, 14 है तो 12 से लेके 18, यहाँ से क्लास विड्थ भी हमको पता चल गई। एंड द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी, इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन है 12 के बराबर। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 12, 12 से कम जो बच्चे हैं उनका, ऐसे कितने बच्चे 18, तो ये 18 बताओ बच्चों क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सोचना है बस, फंडामेंटल से सोचो। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 18, तो आप जब भी टेबल बनाते थे, जैसे मान लो स्टार्ट किया आपने 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 एंड सो ऑन जाते गए। इनके आपने मीडियन निकालते टाइम इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी कुछ ना कुछ, इसकी फ्रीक्वेंसी की मैंने 12, यहाँ पे कुछ आएगा। अब ये जो 18 दिया है, ये बताओ 18 मतलब 18 से 12 से 18 से कम के लोग 18 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो बच्चे हुए लोग ये 18 है, मतलब ये यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बने ये वाली Yes है sir. ना। इन दोनों का सम आपको 18 दिया है, मतलब बेसिकली क्या दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, याद आ रहा है? यही मीडियन के फॉर्मूले में यूज होती थी। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्लास 10th में भी आपके था। और ये चैप्टर ऐसा है जो मैंने कहा इसको छोड़ के मत आना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, अरे बोलो मीडियन का फॉर्मूला। L plus n by 2 minus CF upon F into H। अब ये आपके लिए वेकअप कॉल है अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिलेशन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मीडियंस, वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अब सब कुछ दिया है यहाँ पे। मीडियन कितना गया है ना 14, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने तो n/2 ऐसा कैसे रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वो भी दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 12, क्लास विड्थ कितनी है, गैप कितना है 6 का,
यहाँ से n आ जाएगा। देखो अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना था। तो 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन ऐसा हो गया जो डूएबल था कि नहीं था, बोलो। यस सर। ठीक है, जानबूझ के मैंने आपको ऐसे पेपर दिए जिससे आपको प्रैक्टिस भी और आपको लगे कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं किए जा सकते। अब देखो वाह, वही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार कर लिया हमने। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, डेल्टा को 0 से इक्वेट करोगे, डेल्टा एक्स को 0 से इक्वेट करता है, काम हो जाएगा। ठीक है, आपको Yes, sir. लेमडा की 2 वैल्यू Yes, मिलेगी, sir. डेल्टा को जब 0 से इक्वेट करोगे लेमडा की 2 वैल्यू मिलेगी। आपको वो वैल्यू लेनी है जिससे डेल्टा एक्स भी 0 के बराबर आ जाए, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, उस लेमडा की वैल्यू आपको कंसीडर करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन आसान है। आ रही बात समझ में? आ रही की बात समझ में? ये भी क्वेश्चन Yes, डूएबल sir. है। Yes, sir. एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन ऑफ द कर्व, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों कर्व बहुत इजी दिए हुए हैं। बताओ पहला कर्व क्या है, सर्कल सेंटर कितना है, रेडियस कितना है? 0,0 सेंटर है और रेडियस 5। रेडियस कितनी, 5। ठीक है, अगला कर्व क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। यस सर। Yes, sir. आपको पता है y इक्वल टू मॉड एक्स ये होता है, मॉड ऑफ ये y इक्वल टू मॉड एक्स होता है। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 कैसा होगा? Right hand side. Shift. Positive axis अभी पे. थोड़े दिन पहले ही बताया था, 1 यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। अब इन दोनों के बीच में 2 तरह के एरिया हैं, एक तो ये वाला एरिया और एक ये बाहर वाला। कौन सा लेना अपन को, लार्जर पोर्शन? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पीछे वाला. तो ये वाला, ये एरिया आपको दिया हुआ है 1/4 b पाई प्लस सी। तो आपको अगर लार्जर नहीं निकालना तो आप ये इसको क्या लिख सकते हो, सर्कल के एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दे। Yes, sir. यस सर। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, है ना। Yes, sir. ये स्मॉलर पोर्शन का एरिया निकालना मेरे लिए आसान है। सर्कल का एरिया तो पता ही रहता, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन। अब मुझे ये बताओ इस स्मॉलर पोर्शन का एरिया कैसे निकालें, वर्टिकल स्ट्रिप लूं कि हॉरिजॉन्टल लूं? Sir, vertical. Vertical. देखो क्योंकि ऊपर कर और नीचे कर पूरा सेम एक जैसा है, तो वर्टिकल ले लो। तो वर्टिकल इसका एरिया निकालने के लिए अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर में y की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे y अलग आएगा, यहाँ पे y अलग आएगा, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. याद सीखना। ये मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अल्फा आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेना। तो अल्फा से 1 तक जाओगे, उसमें लोअर लिमिट क्या है, देखो ये y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होता है ना। मॉड में एक ब्रांच पॉजिटिव होती है, एक ब्रांच नेगेटिव होती है, पता है ना। Yes, sir. तो ये y इक्वल टू Yes, एक्स sir. होती है, ये वाली लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। ये लाइन आपकी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होगी, ये लाइन आपकी y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगी। तो ये नेगेटिव, तो यहाँ से लेके 1 तक अपर का लोअर कर में क्या माइनस वाली है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर 1 से लेके ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेना। ये कैसे पता करोगे, इस वाली लाइन को सर्कल में सॉल्व करोगे तो ये बीटा मिलेगा, 1 से लेके बीटा। यहाँ पे भी वही अपर कर मतलब y की वैल्यू वो तो यही रहेगी, माइनस लोअर कर, यहाँ पे y ये रहेगा। ये वाला जो एरिया आएगा उसको यहाँ रखोगे, फिर कंपेयर करके बी और सी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इन्होंने कर आसान दिए थे लेकिन कैलकुलेशन क्वेश्चन में दी। अब देखो यहाँ पे रूट क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता चला फॉर्मूला पता नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूला भी रटाए थे आपको, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √x² प्लस a स्क्वायर, और √x² माइनस a स्क्वायर, हाँ है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. याद बताओ ये वाला कितना था, x/2 X by two √a² minus माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 plus sin इनवर्स a x square by by 2. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स एक्स फंडामेंटल फॉर्मूले थे रटे स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन थोड़े आपको अलग से करवा के रखा है। ये पे भी वो x/2 x² प्लस a स्क्वायर प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट, याद आ रहा है। यस सर। ये स्टैंडर्ड Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई करके इंटीग्रेशन में आंसर निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो लीव कर सकते हो।
इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था क्यूबिक का, डिफरेंशिएट करके आपको इंटरवल पता करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट, इसका कोई रूट प्रिडिक्ट कर सकते हो जो इक्वेशन गिवन है, एक रूट। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था लेकिन टफ नहीं था, तो बहुत सिमेट्रिकल इक्वेशन है, तो ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, डायरेक्टली इक्वेशन को देख के इसका कोई ऐसा रूट पता कर सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे, एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब आंसर 0 आ जाए। एक्स को ऐसी कौन सी वैल्यू रखो ताकि आंसर 0 आ जाए? 1। वेरी गुड। देखो सिमेट्रिकल, एक बार चेक करके देख लेते हैं। एक्स को अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने पे देखो क्या बनेगा, ए बी माइनस ए सी, यहाँ पे क्या बनेगा, बी सी माइनस बी ए, और यहाँ पे बनेगा ए सी माइनस बी सी। चेक करो, देखो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वल रूट है, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, 1,1 है ना। अब हो जाएगा कुछ, क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, अगली बार ऐसा सिमेट्रिकल दिखे तो एक रूट इसका 1 आएगा, वो इक्वल रूट है तो बचा हुआ रूट भी क्या होगा 1। अब सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको करके एबीसी निकाल लेना। आ रही बात समझ में? बोलो समझ में आया Yes, कि sir. नहीं आया? ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि आज के पेपर में हमने लगभग 13-14 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही में डूएबल थे, अगर थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होता। इसमें से अगर आप 8 भी सही करोगे तो भी 95 परसेंटाइल क्रॉस होता है इस पेपर में। बच्चे के क्वेश्चन एक बार खुद से रीअटेम्प्ट करना, ठीक है। और आपको यही ध्यान देना है, जो जो भी पेपर अटेम्प्ट करो उसमें अभी इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन पे ही आपको टारगेट करना है। हार्ड वाले क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करो ही मत। आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, कॉन्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस है या फिर ज्यादा टफ लेवल क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, अभी मत उन पे टाइम इन्वेस्ट करो, एडवांस में उनको कर लेना। अब थोड़े ही दिन बच्चे हैं, इन बच्चे हुए दिन में जितने इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और आपको हर इस सेशन में पता चल रहा होगा, अगर आप फॉर्मूले भूल रहे हो तो आपको भूलना नहीं, मॉर्निंग में उठ के फॉर्मूला रिविजन जरूर। क्लियर है? ओके सर। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना, मैं आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोडेड वहां पे करवा दूंगा आज में, ठीक है। ओके चलो, अब अगला अगला आपका कौन सा लेक्चर है इसके बाद? फिजिक्स का। फिजिक्स। Physics. ठीक है, तो फिजिक्स में आज जो डिस्कशन होने वाला है, आपको मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, 1 घंटे का टाइम है, तो आज जो वर्कशीट डिस्कस होगी इसको एक बार रीअटेम्प्ट कर लो ताकि फायदा हो जाएगा, ठीक है। क्या चल रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा होगा अभी, है ना? यस हो सर। गया? हो गया तो सर। नहीं सर, वेव ऑप्टिक्स बचा है। वे ऑप्टिक्स, ठीक है, चलो कर लेना अच्छे से। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।